मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। भूपेश आनंद आपके साथ साथ मैं भी आगे आगे चलता जा रहा हूँ बेटा। चैप्टर 15 कर रहे हैं। आप भूल गए होंगे, मैं बार बार उठाने आता हूँ, जगाने आता हूँ। उठ भोर बही, अब रैन कहाँ जो सोवत है। इट मीन्स मॉर्निंग हो गई है, अब आप रात कहाँ है जब सो रहे हो यार। अब तो उठ जाओ, सिलेबस 50% प्लस हो गया, एग्जामिनेशन आ रहे हैं। कब स्टार्ट करोगे यार, ये बताओ। लेक्चर 8 आज हम स्टार्ट करेंगे। इन द लेक्चर नंबर 7 स्पेसिफिकली, इन द लास्ट लेक्चर I have told you what are the benefits, what are the services being given by investment banker, merchant banker. अंडरराइटिंग की बातें की मैंने, इश्यूज, फिक्स प्राइस, टेंडर प्राइस की बातें की, मार्केटिंग की बातें की, दैट व्हाट आर द बिग सर्विसेज being provided by a investment banker. And whenever you want to give a public offer in case of equity, it is important that you have to appoint that investment banker. Otherwise आपका पूरा इशू अंडर सब्सक्राइब हो जाएगा। तो आपको वो इशू सब्सक्राइब करने के लिए, प्लेसमेंट के लिए, लिस्टिंग इन द स्टॉक एक्सचेंज के लिए, यू हैव टू फुलफिल द लीगल कॉम्प्लायंसेस। दैट्स व्हाई आई हैव डिवोटेड लेक्चर 4, 5, 6, 7, 4 लेक्चर्स मैंने इक्विटी के लिए डिवोट कर दिया। आज मैं लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट कर रहा हूं। तो बेटा लेक्चर 8 में मैं आपको डेट के बारे में बताऊंगा। आप रजिस्टर ओपन करें बस। अब तो धीरे धीरे काम खत्म हो रहा होगा इन चैप्टर नंबर 15 विच वी आर डूइंग। आइए जी, लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। लेक्चर नंबर 8 चैप्टर नंबर 15, सोर्सेज ऑफ फंड्स। सोर्सेज ऑफ फंड की बातें कर रहे हैं, सोर्सेज ऑफ फंड की बातें कर रहे हैं। एसीसी, स्किल लेवल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, F9। And I have already told you that as per ACCA, as per Kaplan, as per BBP, they have divided into 4 sources. उन्होंने 4 sources के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया। First is the short term sources which we have discussed in lecture number 3, and second is long term sources which we have. Out of that, the most important is equity, and that's why I have devoted 4 lectures for equity. Lecture 4, lecture 5, lecture 6 and lecture 7. बेटे अब मैं लेक्चर 8 को स्टार्ट कर रहा हूं, और लेक्चर 8 में मैं आज आपको डेट की बातें बताऊंगा। that what is the meaning of debt, what I mean by loan, what I mean by bond, what I mean by loan notes, what is obligation, what are the features of a bond, what are the features of a debt, what are the types of bonds, what I mean by deep discount bond, what I mean by zero coupon bond, what are the features, what is debt indenture। बेटे मुझे रोकना मत, मैं कुछ एक्स्ट्रा भी बता दूंगा तो आप ही का बेनिफिट होने वाला, मेरा कोई बेनिफिट नहीं है साहब इसमें। ज्यादा सुनेंगे तो इतना तो करके जाएंगे, इतना ही सुनेंगे तो इतना करके जाएंगे दोस्त। आप देख लीजिए आपका भला किस में है, ज्यादा में या कम में। बेटे इसलिए मेरे लेक्चर्स में मैं डीपनेस में जाता हूं, कंसेप्ट्स आसपास के भी कवर कर देता हूं कि आपको पूरी नॉलेज, पूरा इनहेरिटेड समझ आए। तो आप ये लॉजिकली मत समझना, बिकॉज मैंने इसी टॉपिक में अलग अलग कोर्सेज में रिकॉर्ड किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा बेस्ट है, वहां से बेस्ट है, वहां बेस्ट है। तो जो अच्छी अच्छी बातें होती हैं दूसरे कोर्सेज की, आपके लिए लेकर आता हूं, और आपको चाहता हूं कि आप उसके कंसेप्ट क्लियर करें। आप बिल्कुल कमर सीधी करके बैठिए। 2 दिन से मैं देख रहा हूं, 2 लेक्चर से आप ढीले ढीले बैठ रहे हैं। नहीं बेटे, कमर बिल्कुल स्ट्रेट और बिल्कुल ईमानदारी से बैठेंगे आप। मैं भूपेश आनंद आपके सामने लॉन्ग टर्म सोर्सेज को कर रहा हूं, और विद इन लॉन्ग टर्म सोर्सेज मैं इक्विटी कर रहा हूं। आई एम डूइंग डेट, आई विल बी डूइंग हाइब्रिड इन द नेक्स्ट लेक्चर, कन्वर्टेबल्स। बेटा सब कवर करूंगा, आप बस चुपचाप मेरी क्लास अटेंड करते जाएं। आइए जी, हम अपनी कहानी को शुरू करेंगे। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने डेट की बातें करने जा रहा हूं। डेट मींस आपने किसी से उधार लिया। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बेसिक, 2 कैटेगरीज, जो लेक्चर 2A और 2B मैंने डिवोट किए। बेटे लेक्चर 1, लेक्चर 2A, लेक्चर 2B, I have basically devoted that what are the 2 sources of funds. Broadly we can say one is borrower's fund and second is owner's fund. एक से उधार लिए, एक अपने, एक घर वाले, एक बाहर वाले। मैं आज बाहर वालों की बात कर रहा हूं। आप जब किसी से उधार लेते हैं, आप जब किसी से लोन लेते हैं, when you are issuing debentures in against of that, you are getting funds and you are issuing bond certificates with the terms and conditions contained in the bond indenture. आज मैं उस डेट की बात कर रहा हूं जो आपको रीपे करना पड़ेगा, जिसमें आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, which is tax deductible for a finance manager. So a finance manager has to decide that whether
they should go for debt or whether they should go for equity, because debt has some positives and negatives. डेट का कुछ अलग स्ट्रक्चर है, रिस्क प्रोफाइल अलग है, इक्विटी की रिस्क प्रोफाइल अलग है. अच्छा, डेट में कुछ फिक्स कमिटमेंट्स हैं, इक्विटी में फिक्स कमिटमेंट्स अलग है. मैंने लेक्चर 1 और 2, 1 2A और 2B में बताया आपको पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ डेट. मैं आज भी थोड़ा सा और बताऊंगा डेट के बारे में. आप बस मुझे रोकना मत, मैं बस जो कहता हूं चुपचाप सुनते रहना. और इसी लेक्चर में मैंने कुछ और भी पेस्ट किया है. ऐसा भी हो सकता है कि डेट के बारे में मैं जो अभी बता रहा हूं उसके साथ साथ कुछ और एडिशन किया कि मुझे लगा यार आपको थोड़ा सा और पता चलेगा तो लॉजिकली बातें ज्यादा समझ आएंगी. तो मैंने इसी लेक्चर में थोड़ा सा लेक्चर कट पेस्ट किया है, उसको भी देखेंगे. आइए जी, हम कमर सीधी करके बैठ रहे हैं एंड वी हैव डिस्कस्ड शेयर्स. चलते जाओ चलते जाओ, चलते चलते कौन मिला? चलते चलते डेट मिला. शेयर्स को छोड़ दिया. लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 6, लेक्चर 7. आज हम आ गए डेट की तरफ. डेट कैन बी नेम्ड एज बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, लोन नोट्स, लोन स्टॉक, कुछ भी कह सकते हैं. जैसे आपके घर के नाम अलग हैं, बंटी, बबली, बिट्टू, कुछ भी नाम है, छोटू, रामू, और बाहर के नाम अलग हैं. Similarly, debt has different types of synonyms. Debt is named as a bond. Debt is also named as a debenture. Debt is also named as a loan note. That is also named as loan stock. आप किसी भी नाम से पुकारें, ऐसा कोई घबराने की बात है नहीं. तो मैं क्योंकि डेट शुरू कर रहा हूं तो आपको एटलीस्ट फीचर्स तो पता होने चाहिए कि भाई डेट के फीचर्स क्या क्या है ना. तो मैंने चाहता हूं कि आप इसको लिखें. वैसे जो मैंने लेक्चर पेस्ट किया उसमें दोबारा से फीचर्स बताए हैं बेटे, उसमें कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं. आपने बिल्कुल खुले दिल से सारी लेक्चर को ध्यान से देखना है और अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं. आइए जी, फीचर्स की बात करें. जनरली देखा गया कि भाई एक डेट, एक बॉन्ड, एक डिबेंचर का अगर अमेरिका की बात करें तो उसकी नॉमिनल वैल्यू, चेहरे की वैल्यू, फेस वैल्यू, चेहरा क्या देखते हो, नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू $100 की है. या यूरोप की बात करें तो 100 पाउंड्स की है. और इंडिया की बात करें तो इंडियन रुपीस 100 की है. इट मींस हम ये मान के चलते हैं कि अगर गिवन नहीं है तो हम 100 रुपीस, $100 और 100 पाउंड्स लेंगे. डेट कैन बी सिक्योर्ड और इनसिक्योर्ड. जो लेक्चर मैंने अभी पेश किया है उसमें बड़ा ब्यूटीफुली डिस्कस किया है दैट व्हाट आई मीन बाय सिक्योर्ड एंड व्हाट आई मीन बाय अनसिक्योर्ड. बेटा सिक्योर्ड वो जो आप उधार लेते हो और उसके अगेंस्ट कुछ कोलेटरल दे देते हो, कुछ गिरवी में रख देते हो, अपना लैंड के पेपर्स दे देते हो, अपना एसेट का ऊपर कोलेटरल कर देते हो कि मैम ये एसेट नहीं सेल करेंगे जब तक आपको रीपे नहीं करेंगे. तो दैट इज सिक्योर्ड. सिक्योर्ड में इन्वेस्टर के पॉइंट से देखें तो वेरी लेस इंसिडेंस ऑफ रिस्क. अगर आप अनसिक्योर्ड को देखें देयर इज ह्यूज इंसिडेंस ऑफ रिस्क. यू गेटिंग माय पॉइंट. तो सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, मे बी ट्रेडेड. मैंने जैसे कहा था इक्विटी के केस में इट कैन बी अ प्राइवेट प्लेसमेंट और इट कैन बी अ पब्लिक ऑफर. आप प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब है कि आप ट्रेड नहीं कर रहे, कोट नहीं कर रहे, स्टॉक एक्सचेंज में नहीं लेके जा रहे. सिमिलरली डेट के केस में भी इट कैन बी कोटेड, इट कैन बी लिस्टेड, it can be placed in the stock exchange, in the New York Stock Exchange or London Stock Exchange, London Stock Exchange, or I can say in the Indian Stock Exchange, or it may not be. तो अगेन मैंने लिखा कोटेड. रिडीमेबल. बेटे रिडीमेबल का मतलब है कि आपने उनकी मृत्यु का डेट भी फिक्स कर दिया इन द डिबेंचर इंडेंचर. डिबेंचर इंडेंचर क्या होता है बेटे? एक डीड होती है जिसमें आप सभी की बातों को डिस्कस करते हैं कि भाई ये डिबेंचर है, इसका नॉमिनल वैल्यू ये है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, इसमें ये टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी. तो अगर हम ये कहते हैं कि हम इस डिबेंचर को रिडीम कर देंगे, मतलब 10 साल के बाद हमने जो पैसे आपसे लिए हैं हम वापस कर देंगे, that is redeemable. But if I say that life is infinite up to perpetual as in case of equity shares, then these debentures are named as irredeemable. मेरी बात आप लॉजिकली समझ रहे हैं. ये डिस्कस करेंगे. मैंने अभी जो लेक्चर पेश किया उसमें बड़ा ब्यूटीफुली समझाया है पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रॉम दैट व्हाट आर द पॉजिटिव्स. अगर एक इन्वेस्टर है, आप अगर इन्वेस्टर हो, इफ यू आर अ डेट इन्वेस्टर, तो आप इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे कि आपको क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या नेगेटिव्स हैं इफ यू इन्वेस्ट इन द डेट ऑफ हिंदुस्तान लीवर. भाई आपने हिंदुस्तान लीवर कंपनी के डेट ले लिया, लोन ले लिया, बॉन्ड ले लिया, लोन स्टॉक ले लिया, लोन नोट ले लिया, तो उसमें क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या नेगेटिव्स हैं इन्वेस्टर के नजरिए से देखें. और अगर आप इन्वेस्टी के नजरिए से देखें, मतलब अपोलो टायर्स, हिंदुस्तान लीवर, नेरोलैक पेंट्स, एप्पल कंप्यूटर्स के पॉइंट से देखें, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग इन दैट कंपनी, सो दैट इज इन्वेस्टी. तो इन्वेस्टी के लिए क्या प्लस और माइनस है?
ये 10 बार बताया बेटा, लेक्चर 1 लेक्चर 2A 2B में बताया, स्टिल आप लिखेंगे। और मैंने आज जो अभी इसके साथ पेस्ट किया उसमें भी बड़ा ब्यूटीफुली बताया है। तो आप देखिए जी, मैंने क्या लिखा, एक घड़े में इन्वेस्टर डाल दिया। मैंने कहा भाई इन्वेस्टर जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो क्या सोचता है, क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या नेगेटिव्स हैं, आप ये बताइए। इफ आई कंपेयर इट विद इक्विटी, डेट के केस में रिस्क इन्वेस्टर को कम लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, प्रॉफिट हो या ना हो कंपनी हैज टू पे रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द इन्वेस्टर। सेकंड पॉइंट इज, अगर लिक्विडेशन हो जाती है तो सबसे पहले पेमेंट डिबेंचर को होगी एज कंपेयर टू इक्विटी, एज कंपेयर टू प्रेफरेंस शेयर्स। इट मींस एंड दे आर जनरली सिक्योर्ड। इसका मतलब अगर मान लेते हैं दिवालिया निकल गया, इफ द कंपनी बिकम्स इनसॉल्वेंट, देन दैट एसेट इज देयर, उस एसेट के ऊपर हक डिबेंचर होल्डर्स का है। तो एज अ इन्वेस्टर वो सोच रहा है कि इफ आई बाय बॉन्ड्स ऑफ अपोलो टायर्स and if I buy equity shares, if I invest in equity shares, what are my rights and duties, what are my plus and minus, and if I invest in the bonds, what are the rights, what are the positives and negatives। तो ये बातें वो सोच रहा है। तो आप लिखेंगे बेटे इसी तरह से बनाए, कमर बिल्कुल सीधी करे यार, कमर सीधी करो। मेरा गला दर्द हो जाता है, मैं खड़े होके एक तो पढ़ा रहा हूँ, टाई लगा के पढ़ा रहा हूँ, अब बाकी कोई लेक्चर देखिए ना, कोई ऐसा करता है क्या यार। चलिए जी, पॉजिटिव्स लिख रहे हैं, लो रिस्क, प्रायोरिटी इन द इंटरेस्ट ऑफ लिक्विडेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग इज पॉसिबल फॉर अ इन्वेस्टर, फाइनेंशियल प्लानिंग इज पॉसिबल। एंड इफ आई सी नेगेटिव, नो वोटिंग राइट्स, कोई वोटिंग राइट है ही नहीं। मतलब आप एनुअल जनरल मीटिंग में राइट नहीं है आपको वोट करने का कि भाई डायरेक्टर्स कौन होंगे, ये कौन होगा, यू डोंट हैव द राइट। आपको बस एक फिक्स अमाउंट देंगे, आपके मुंह में चेपी लगाएंगे, भैया चलो यहां से, ठीक है जी। अब आ जाइए, इफ आई सी फ्रॉम द पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रॉम द इन्वेस्टी पॉइंट ऑफ व्यू, अपोलो टायर पॉइंट ऑफ व्यू, हिंदुस्तान लिवर पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको अब ये चेक करना है कि उस कंपनी के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव कितने हैं। बेटे नेगेटिव ये रहेगा कि डिबेंचर्स के केस में, बॉन्ड्स के केस में, लोन नोट्स के केस में, लोन स्टॉक के केस में कंपनी हैज टू पे अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रॉफिट हो या ना हो। रघुपति रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। It means you have given a fixed commitment that you will pay this much of interest. So even if you are not earning profit, you have to pay that. So this can be a negative. You know, it means there is a huge risk from the point of view of investee. तो आप लिखेंगे cheaper source of fund. Why cheaper? Because जब आप interest pay करते हैं तो as per IFRS, as per US GAAP, it is a deductible expense. We have seen in capital rating and investment appraisals. अगर वो टैक्स डिडक्टेबल है तो इसका मतलब उसमें टैक्स की छूट मिलती है। वैसे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो नेक्स्ट चैप्टर 17 करेंगे उसमें बताया कि हाउ वी कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट, लेकिन अभी बता रहा हूं, मान लेते हैं आप 10% का इंटरेस्ट पे कर रहे हो और 30% का टैक्स रेट है। बच्चे को एक नींद आ रही थी, थप्पड़ मारो खींच के, मैंने कहा इंटरेस्ट रेट अगर 10% का है और टैक्स रेट 30% का है तो दोस्तों आप एक्चुअली में 10% पे नहीं कर रहे, आप एक्चुअली में 7% पे कर रहे हो। 7 लक्की 7। क्यों? क्योंकि जब आप 10 रुपए पे करोगे, $10 पे करोगे, 10 पाउंड पे करोगे, इट मींस इट इज अ डिडक्टेबल एक्सपेंस। तो आपके प्रॉफिट्स 10 रुपए से, $10 से, 10 पाउंड से कम हो जाएंगे। इसका मतलब आपको प्रॉफिट कम देना, टैक्स कम देना पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट भी कम हो गया। अगर इंटरेस्ट नहीं होता तो प्रॉफिट ज्यादा होता। ये मैंने डिटेल में बताया कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। अभी आप लिख लें लिमिटेड एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्वेस्टर्स, डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल भी नहीं है कंपनी के लिए। देखें क्योंकि उनकी वोटिंग राइट नहीं है। अच्छा वोटिंग राइट नहीं है तो 51% वोटिंग राइट हमारे पास है, कोई डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल नहीं है इन केस ऑफ डेट। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अगर नेगेटिव देखें तो फिक्स कमिटमेंट है, शेयर होल्डर्स कैन लिमिट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेट दैट कैन बी रेज्ड। मतलब नेगेटिव है, कई बार शेयर होल्डर्स कंडीशन डाल सकते हैं कि इससे ज्यादा आप उधार नहीं लोगे। तो इन दैट केस इट कैन बी नेगेटिव if debt equity ratio increases by a particular limit, provision for repayment is necessary, क्योंकि if these debentures are redeemable तो आपको उसकी प्रोविजन बनानी पड़ेगी, सिंकिंग फंड बनाना पड़ेगा, पेंशन फंड क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। तो उस वो नेसेसरी है। ठीक है सर। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, बेटे मैंने वैसे तो अभी जो लेक्चर पेश कर रहा हूं उसमें बताया है डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स होते हैं और जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं। डीप डिस्काउंट का मतलब ही क्या है? जिसमें ह्यूज डिस्काउंट मिल रहा है,
मतलब $1,00,000 का फेस वैल्यू है, आपको हम 20,000 रुपए में दे रहे हैं, $20,000 में दे रहे हैं. इट मीन्स वी आर गिविंग यू एट 80,000 डिस्काउंट, बट इन दिस वी विल नॉट गिव यू एनी इंटरेस्ट, यू नो, नो इंटरेस्ट विल बी गिवन, या इंटरेस्ट देंगे तो बहुत कम देंगे, ऐसा मान के चलिए. जीरो कूपन बॉन्ड्स में वी विल नॉट गिव यू एनी इंटरेस्ट. तो एक बार लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, बेटा पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है. डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स, लार्जर डिस्काउंट और नॉमिनल वैल्यू, रिडीमेबल एट नॉमिनल वैल्यू. ठीक है सर. लोअर लेवल ऑफ इंटरेस्ट, कैपिटल गेन टू इन्वेस्टर, क्योंकि उसने जो खरीदा है वो तो लो प्राइस में खरीदा है, और जब वो बेचेगा तो फेस वैल्यू पे बाय करेगा, तो फेस वैल्यू माइनस इश्यू प्राइस जो डिफरेंस है उसके ऊपर जो अमाउंट आएगा दैट इज कैपिटल गेन एंड ही हैज टू पे द टैक्स फॉर दैट. ठीक है सर. जीरो कूपन बॉन्ड्स में डिफरेंस कुछ नहीं है, ऐसा ही है, बस उसमें इंटरेस्ट नहीं देते. डीप डिस्काउंट में लो डिस्काउंट है, बट जीरो कूपन बॉन्ड्स में डिस्काउंट इंटरेस्ट ही नहीं दे रहे, बाकी सब कुछ सेम है. मैंने अभी जो लेक्चर पेश किया उसमें और बड़ा ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है. मैं एक बात ये कहूंगा दोस्तों कि अगर आप सच में अच्छे बच्चे हो गए तो उस लेक्चर को अच्छी तरह से देखेंगे, और आपके लिए मैंने वैसे बॉन्ड में जूस नोट्स बड़े प्यारे से प्रिपेयर किए हैं. देखिए ना, मैंने लिखा बॉन्ड, डिबेंचर, लोन नोट्स, लोन स्टॉक, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रिडीमेबल, इनरिडीमेबल, पॉजिटिव्स ऑफ बॉन्ड्स, हाइब्रिड. बेटे मेहनत बड़ी की है, आप बस देख लो कि मैंने कहां से किस किस तरह से बताने की कोशिश की आपको कि आपको लॉजिकली बातें समझ आ जाएं. ये देखिए जी कैप्लॉन, ये देखिए कैप्लॉन में अगर आप देखें तो मैंने लॉन्ग टर्म फाइनेंस की बातें की, डेट की बातें की. तो पहले आपने मेरा लेक्चर देखना है, फिर हैंड रिटन स्लाइड देखनी है, फिर कैप्लॉन देखेंगे और बीबीबी, ऐसे समझ आएगा बेटा, चुटकियों में समझ आ जाएगा. तो हम जल्दी से बिल्कुल कमर सीधी करके जो मैंने अभी लेक्चर पेश किया उसको देख रहे हैं. मिलते हैं बेटे लेक्चर 9 में. बेटे मैं मानता हूं कि आपने आज तक बॉन्ड किसी कंपनी का बाय नहीं किया, लेकिन मेरे को इतना बताया कि आप अगर जॉब वर्किंग प्रोफेशनल हैं और इफ़ यू आर ए ग्रेजुएट, आपने अपने पेरेंट्स को देखा होगा, एंड इफ़ यू आर सेल्फ डूइंग अ जॉब, आपको मालूम है बेटे सुबह निकलते हैं आप अपने घर से, कोरोना का पीरियड भी चला गया, तब तो वर्क फ्रॉम होम करते थे, मैं कह रहा हूँ पोस्ट कोविड आप घर से सुबह निकलते हैं बेटे, आप ऑफिस में पहुँचते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, शाम को इतनी एनर्जी खत्म हो चुकी होती है कि वापस जब घर आते हैं तो आपको खुद ही नहीं पता चलता आपका घर कौन सा है, आप पड़ोसी के घर में घुस जाते हैं. पड़ोसी के घर में राम प्यारी रहती है, राम प्यारी कहती है सुनो आपका घर ये नहीं है, आपका साथ वाला घर है. कहने का मतलब है यू आर अ प्योर हार्ड वर्किंग गाय. आप मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, कुछ सेव करते हैं बेटे, वो हार्ड अर्नड मनी कहते हैं पैसे को पैसा कमाता है. वो पैसे जो आपने कमाए बेटे, जो सेव किए, थोड़े से बच भी गए, यू वांट सम रिटर्न ऑन दैट, सो यू वांट टू इन्वेस्ट समवेयर. तो आप क्या करते हैं, जनरली जो आपने अपने पेरेंट्स को देखा या आपने खुद भी, बैंक की एफडी में हमने जाकर डिपॉजिट कर दिए, रिकरिंग डिपॉजिट ले लिया, ऐसे ही तो करते हैं बेटे. आपको पता है जब आप बैंक के डिपॉजिट में जाते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट, तो आपसे वो पूछते हैं कि आप कितने पीरियड तक जमा कराना चाहते हैं, आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, अगर आपने बीच में ले लिया तो ये पेनल्टी होगी. ये हम आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं बेटे, दे गिव अ फिक्स्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट, उसमें सब कुछ लिखा होता है, इंटरेस्ट, टर्म स्ट्रक्चर, मैच्योरिटी पीरियड, ऑल द फीचर्स आर गिवन टू यू. बेटे आपने बैंक एफडी तो देखी होगी, लेकिन धीरे धीरे आपने भूपेश आनंद के लेक्चर्स अटेंड किए और आपको ये समझ आ गया दैट along with bank FDs you can invest also in bonds. बेटे वो एफडी जैसी होते हैं, आपने बैंक में पैसे ना दिए, इन्फोसिस को दे दिए, कोका कोला को दे दिए, पेप्सी को दे दिए, हिंद लीवर को दे दिए, डनलप टायर्स को दे दिए, अंबुजा सीमेंट को दे दिए. इट मीन्स व्हेन यू आर लेंडिंग मनी, व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग मनी, जब आप एज अ होल्डर, जब आप उस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं बेटे. अब एक पर्सन है बोरोवर एंड सेकंड पर्सन इज द पर्सन हु इज इन्वेस्टर. दो पर्सन अलग अलग है, एक बोरोवर है और एक इन्वेस्टर है या लेंडर है. बोरोवर को पैसों की रिक्वायरमेंट है, इन्फोसिस को पैसों की रिक्वायरमेंट है, कोका कोला वांट सम फंड्स, एंड दीज पर्संस दे हैव सम मनी विच दे हैव सेव्ड, तो दे वांट टू इन्वेस्ट. तो ये लोग क्या करेंगे, अपने हार्ड अर्न मनी इस कोका कोला में बॉन्ड्स खरीद लेंगे. बेटे जब ये बोरोवर
बोरोर मैं कहूंगा कोका कोला है, कोका कोला का नाम ईश्वर भी है। इन्वेस्टर कौन है? these persons who wants to invest their savings, they are also named as bond holders, they are also named as lenders. It means lenders क्या करेंगे? अपनी हार्ड अर्न मनी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देंगे। अब क्या प्रूफ है कि हमने पैसे जमा कराए हैं? तो कोका कोला विल इशू अ बॉन्ड सर्टिफिकेट, जैसे फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट एक बैंक इशू करता है अपने डिपॉजिटर को। On the similar lines, a certificate is being issued by Coca-Cola to the bond holders. Yes, we have received your money. The face value of the bond is this. This will be the interest on these bonds. We will pay you interest as on these dates. This will be the maturity date. And these are the other provisions. It means a normal document which is being given by borrower to the lender, by Coca-Cola to the investor. बेटे उस डॉक्यूमेंट का नाम है बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट। तो आज हम उसी बॉन्ड के लेक्चर नंबर 3 में एंटर कर चुके हैं। बेटे लेक्चर 3 से हम गहराइयों में जाने वाले हैं। तो मैं आज के डेट में आपको कभी कभी तो कॉर्पोरेट, कभी कभी तो इश्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने को बोलूंगा और कभी कभी इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने को बोलूंगा। बिकॉज एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज अ CMA USA, यू हैव टू थिंक इट फ्रॉम द बोथ द पॉइंट्स, फर्स्टली फ्रॉम द इश्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड सेकेंडली फ्रॉम मैनेजमेंट, फ्रॉम द इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो दोनों के लिए सोचना है। मैंने कहा जी, आप सबने एक नाम सुना था, कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बेटे कॉन्ट्रैक्ट का सबसे सरल मीनिंग, देयर आर टू पार्टीज, वन इज ऑफरर एंड सेकंड इज एक्सेप्टर। ऑफरर ऑफर्स, एक्सेप्टर एक्सेप्ट्स, एंड देयर इज अ कंसिडरेशन बिहाइंड दैट, इट इज नेम्ड एज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं आज उसी कॉन्ट्रैक्ट की बातें करूंगा, मैं आज उसी फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट की बातें करूंगा। वेन एवर देर इज ए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिटवीन टू पार्टीज, वन who is borrowing and second who is lending, and there is an agreement between these two parties that we will pay like this, we will do like this, ऐसे ऐसे ऐसे, so that document is named as a bond। तो लिखना बेटे फर्स्ट पॉइंट, it is a legal agreement। फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं आप सभी लिख रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, लिखोगे तो एक एग्जामिनेशन फीस अपनी बचा लोगे, आगे आपकी मर्जी है। इट इज अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन, जैसे मैंने फोटो बनाई है, आप भी बनाइए। मैंने एक बोरोवर बनाया, कोका कोला। बोरोवर कैन बी अ गवर्नमेंट, बोरोवर कैन बी अ सेमी गवर्नमेंट, बोरोवर कैन बी अ क्वाजी गवर्नमेंट, बोरोवर कैन बी अ सुपर नेशनल गवर्नमेंट, सुपर नेशनल्स अभी देखेंगे। तो आप ऊपर से लिखें, ऊपर हेडिंग लिखें फर्स्ट पॉइंट, मीनिंग ऑफ बॉन्ड और डेट, उसका रोमन 1 लिखें, इट इज अ लीगल एग्रीमेंट। एग्रीमेंट है बेटे, एग्रीमेंट है, तू मेरा मैं तेरी, एग्रीमेंट बिटवीन बोरोवर। ऐसे ही बनाइए बेटे, बोरोवर के नीचे लिखिए इशूअर, इशूअर के नीचे मैंने बड़े सारे नाम लिख दिए हैं कि कॉर्पोरेट्स कैन बी इशूअर्स, कोका कोला कैन बी इशूअर, डनलप टायर्स कैन बी इशूअर, मारुति सुजुकी कैन बी इशूअर, जेके सीमेंट कैन बी इशूअर, जेके टायर्स कैन बी एन इशूअर, गवर्नमेंट, यूएसए गवर्नमेंट कैन ऑल्सो इशू बॉन्ड्स, New York government can also issue the bonds, quasi government, RBI, Reserve Bank of India हमारी इंडिया में है, तो RBI is a quasi government, can issue the bonds। RBI ने bonds issue किए, बिकॉज बेटे पैसे तो किसी की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है ना। सुपर नेशनल गवर्नमेंट्स, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, बेटे ये सुपर नेशनल है, नेशन से भी ऊपर है, दे कैन ऑल्सो इशू बॉन्ड एंड दे हैव इशूड बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स कोई भी इशू कर सकता है। हमारी डिस्कशन कॉर्पोरेट्स के लिए रहेगी, तो आप पहले पूरा लिख लें बेटा, नॉलेज तो पूरी चाहिए ना। देखो इशूअर लिख लिया, कॉर्पोरेट्स, गवर्नमेंट, क्वाजी गवर्नमेंट, सुपर नेशनल, और उसके नीचे लिखिए यूएसए गवर्नमेंट, RBI, कोका कोला। समझ आ जाएगा बेटा, लिखना जरूरी है, एग्जाम्पल के नाम भी लिखने हैं। मैं आ गया जी लेंडर। इट इज एग्रीमेंट बिटवीन बोरोवर एंड लेंडर। लेंडर कौन होता है? इन्वेस्टर। मैं कहता हूं इसका दूसरा नाम क्या है? क्या है बेटा दूसरा नाम? बॉन्ड। मैं इसका नाम दूसरा डाल रहा हूं, लाल रंग से लिख रहा हूं, बॉन्ड होल्डर। लो जी,
बॉन्ड होल्डर कह दें, इन्वेस्टर कह दें, लेंडर कह दें, दे कैन बी इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट्स और अदर पर्सन, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है जी। सो आगे चलते हैं। As per agreement, because I have just told you that there is an agreement between, there is a financial transaction between, there is a financial contract between, the document which contains that agreement, you know, that is named as a bond. And as per the agreement, borrower borrows money and lender lends money. Borrower borrow करता है और लेंडर देता है, लेंडर देता है, उधार देता है। आई हैव जस्ट टोल्ड यू बोरोअर्स फंड के इंस्ट्रूमेंट्स बताए थे मैंने सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करना स्टार्ट भी कर दिया। एक बच्चों को नींद आ रही है, वो कहता है जी 3 बार व्यूज मिलते हैं, तीसरी बार देख लूंगा, दूसरी बार देख लूंगा। बेवकूफ है, टाइम कहाँ है यार तुम्हें तेरे पास भाई दूसरी बार देखने का भी। एज पर एग्रीमेंट बोरोअर बोरोस मनी एंड लेंडर लेंड्स मनी ऑन सर्टन कंडीशंस। वायदे होंगे बेटे, कस्में वादे, कुछ तुम कहोगे कुछ हम कहेंगे, कुछ तुम्हारी कस्में होंगी कुछ हमारी कस्में होंगी, और उन कस्मों और वादों में जाकर ये एग्रीमेंट बनेगा। और उन कस्मों वादों में किस किस तरह की कस्में हो सकती हैं बेटे, फेस वैल्यू की बातें आएंगी, दैट हाउ मच इज द फेस वैल्यू ऑफ दैट। When I say face value, it means par value. It also means nominal value. How much will be the bond interest on that? What is coupon rate? What is bearer bonds? What is bond principal? What I mean by maturity date? What is the coupon frequency? And what is bond indenture? Covenants क्या होते हैं बेटे, A to Z बता दूंगा। यकीन मानिए, ईमानदारी से आप अगर लिखते जाएंगे और मेरी बात को सुनेंगे, इस दुनिया की ताकत नहीं आपको समझना है, ठीक है जी। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ बॉन्ड। मैंने आपको यहाँ पे लिखा पाव भाजी, देखो लिखा ना, रब ही कर रहा हूँ, पाव भाजी या कोई भी चीज़ आप खाते हैं, छोले भटूरे खाते हैं जी, तो छोले भटूरे मुंबई में खाएं, छोले भटूरे नेपाल में खाएं, छोले भटूरे तंजानिया में खाएं, छोले भटूरे इंग्लैंड वेल्स में खाएं, छोले भटूरे दुबई में खाएं, बेटे उसके कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं। टेस्ट अलग अलग हो सकता है लेकिन फीचर्स वही होंगे। 2 भटूरे मिलेंगे, मैदे से बनेंगे, हरी मिर्च बनेंगे, चने होंगे, अचार होगा, प्याज होगा, चटनी होगी, आलू होंगे। इट मीन्स दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ छोले भटूरे। Similarly, when I talk of bond, you know, and it means bond has some features, and those features we are going to start with. That what are those features? Now, in those features, we should know, you know, these are the points which are to given to us. That bond value is this, bond interest is this, bond. मैंने Google Chrome से अभी आपके लिए कुछ images बनाई हैं, निकाली हैं। हाँ देखिए, उसमें बताया गया कि मैंने कहा जी मैं देखता हूं कि किस तरह से आपको ये समझ आएगा। ये देखिए, बॉन्ड, फीचर्स ऑफ बॉन्ड, ये भरा पड़ा है क्या? मोबाइल आपके पास भी है लेकिन आप पता नहीं क्या क्या देखते हैं बेटा। आप मतलब की साइट्स, मतलब की चीजें रिलेट तो करते नहीं, फिर कहते हैं जी समझ नहीं आया, थप्पड़ मारो खींच के। हैं बॉन्ड के फीचर्स हम आज डिस्कस करेंगे कि बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है जी। तो चलिए, मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप मेरे साथ साथ लिखते जाएं और बड़ी मजे से जिंदगी को आगे लेके चलें। फर्स्ट पॉइंट मैंने बताना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस विद व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दोज बॉन्ड्स, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज मैच्योरिटी। बेटे हम सबकी लाइफ कहते हैं 100 ईयर्स हो सकती है मैक्सिमम कलयुग में। बॉन्ड्स कैन बी, यू नो, रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल। इरिडीमेबल क्या होते हैं? जिसकी लाइफ ही नहीं होती, अनंत काल तक चलता रहेगा। बट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स, रिडीमेबल बॉन्ड्स, जिनकी लाइफ होती है एक पर्टिकुलर पीरियड तक। उसके बाद बोरोवर को वो पैसे वापस करने पड़ते हैं। जैसे आप बैंक में एफडी कराते हैं फॉर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर HDFC बैंक हैज टू रिटर्न दैट मनी टू यू, so that is maturity period. Similarly, आपने कोका कोला के बॉन्ड्स परचेज किए, कोका कोला बोरोवर है, कोका कोला इशूअर है, एंड यू आर द लेंडर, यू आर द इन्वेस्टर, यू आर द बॉन्ड होल्डर। तो बेटे आप जब लेंगे ना, वो जो सर्टिफिकेट मिलेगा ना बेटे, उसमें मेच्योरिटी पीरियड का होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेच्योरिटी का मतलब क्या है कि भाई कब लास्ट डेट हो जाएगी, लक्ष्मण रेखा कब डलेगी, इसके बाद पैसे वापस हो जाएंगे, आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा।
अब मैच्योरिटी पीरियड 12 महीने की भी हो सकती है, it can be for days also. So we have created a line of demarcation that if the maturity period is less than or equal to 12 months, अगर 10-12 महीने या उससे कम, तो हमने कहा भाई इस अगर मैच्योरिटी पीरियड 12 महीने या कम होती है तो हम उन इंस्ट्रूमेंट्स का नाम बोलेंगे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, बताया था पहले। और अगर बॉन्ड की मैच्योरिटी 12 महीने से ज्यादा होती है तो हम कहेंगे दोस आर नेम्ड एज कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। एक बच्चे को नींद आ रही है, वो पानी भी नहीं पी रहा, बेवकूफ है वो, बेटा पानी पी लो और लिखना शुरू करो मैच्योरिटी, द टाइम पीरियड व्हेन इशूअर और बोरोवर हैज टू रिटर्न द मनी टू द बॉन्ड होल्डर। आराम से बेटे, द टाइम पीरियड व्हेन द इशूअर or the borrower has to return the money to the bond holder। बेटे मैं पूरी इस लेक्चर में कोका कोला का एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने आपको फाइनेंशियल्स में दिखाए थे कोका कोला के। मैंने कहा T0 मतलब बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, कोका कोला हैज बोरोड फंड्स फ्रॉम यू बट एज पर द एग्रीमेंट इट हैज टू बी रिटर्न आफ्टर 1 year, 2 years, 20 years, 30 years or infinity. So that is maturity period. If the maturity period is, it is important to specify the maturity date. आप ये बताइए, आप जब सीएमए यूएसए आपने ज्वाइन किया तो ये नहीं मेरे से पूछा या किसी से भी आपने इंक्वायर नहीं किया कि कितने पीरियड में खत्म हो जाएगा? कोई कहेगा ये चलता ही रहेगा, कभी खत्म ही नहीं हुआ, तो आप करते ही नहीं। इट मीन्स मेच्योरिटी डेट इन केस ऑफ बॉन्ड इज द इंपॉर्टेंट फीचर विच हैज टू बी देयर। चलिए लिखिए जी, बड़ा प्यार से लिखिए, ओरिजिनल मैच्योरिटी पीरियड। बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ओरिजिनल मैच्योरिटी पीरियड, मतलब जिस दिन T0 में बॉन्ड्स इशू हुए थे वहां से मैच्योरिटी पीरियड लेना है। अज्यूम करते हैं कि आपने जिस दिन इशू किए थे, जैसे यहां पर मैंने लिखा T0, यहां पर कोका कोला ने इशू किए और यहां पर बेटे मान लेते हैं 10 इयर्स का पीरियड था और 9.5 इयर्स एक्सपायर हो चुके हैं। अब कोका कोला को आने वाले 6 महीने में ये बॉन्ड्स वापस करने हैं, इसका मनी रिटर्न करना है, मैच्योरिटी आ गई। इसका मतलब मैच्योरिटी पीरियड 6 महीने में आ जाएगी। लेकिन जब ये बॉन्ड्स स्टार्टिंग में इशू हुए थे ना, दैट टाइम द मैच्योरिटी पीरियड वाज 10 इयर्स, तब 10 साल थी, अब 6 महीने रह गए। तो बताओ ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा या कैपिटल मार्केट? बेटे कंसेप्ट है, इफ द ओरिजिनल मैच्योरिटी पीरियड इज लेस देन 12 months और इक्वल टू 12 months, देन इट इज नेम्ड एज मनी मार्केट। ओरिजिनल की बात कर रहा हूं, रिमेनिंग की बात नहीं कर रहा। तो यहां देखिए, यहां लिखा है ओरिजिनल मैच्योरिटी पीरियड is less than or equal to 12 months। एक बच्चा कहता है मैं लिखने का फायदा नहीं, मत लिख भाई। सेकंड इज मोर देन 12 months। तो चलिए पहले लेस देन वाला लिखिए, ओरिजिनल मैच्योरिटी पीरियड इज लेस देन और इक्वल टू 12 months, इट इज नेम्ड एज, लिखो बेटा, लिख लो बेटे, आप तो समझदार हो, तो बेवकूफ बच्चा जो नहीं लिख रहा, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। And if the original maturity period is more than 12 months, it is capital market instruments। और अगर मैच्योरिटी दी ही नहीं हुई तो बेटा मैं कहता हूं अनंत काल तक चलेगा, इंफिनिटी तक चलेगा, दैट इज नेम्ड एज परपीचुअल बॉन्ड्स, जिसकी लाइफ ही नहीं होती। लिख लो। एक बच्चा कह रहा करा क्या रहा है मास्टर? बेटे मैं इस समय लेक्चर 3 ले रहा हूं बॉन्ड्स का। We are doing unit 2, unit 3, unit 6 in toto, and I have already delivered 2 lectures. In that I have delivered that there are 2 basic classification of sources. One is debt and second is equity. Within debt I have told you that the most important instrument is bond, and in today's lecture number 3 I am telling you about bond, that what is the meaning of a bond, what are the features of a bond, and right now I am discussing the feature of a bond, that is maturity। What I mean by maturity period, ठीक है जी। फेस वैल्यू, नेक्स्ट फीचर हम आ गए, नेक्स्ट फीचर ऑफ बॉन्ड में आ गए बेटे,
नॉमिनल वैल्यू भी इसका नाम है, पार वैल्यू भी नाम है, फेस वैल्यू भी नाम है। चेहरा क्या देखते हो, एक गाना भी आया बेटे, फेस वैल्यू का मतलब है चेहरे की कीमत। कोका कोला का एक इक्विटी शेयर अज्यूम करते हैं फेस वैल्यू है $1, बट इट इज सेलिंग एट इन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एट $110। तो मैं कहूंगा $1 इज द फेस वैल्यू, इज द चेहरे की वैल्यू, इज द पार वैल्यू, इज द नॉमिनल वैल्यू, बट $111, $110 एट विच इट इज बीइंग एक्चुअली बीइंग ट्रेडेड इन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज मार्केट वैल्यू। आई एम नॉट कंसर्न्ड हियर विद द मार्केट प्राइस। बेटे मैं आज इसमें फेस वैल्यू की बात कर रहा हूं। अभी तो जन्म हुआ बॉन्ड का, धीरे धीरे बॉन्ड बड़ा होगा, जवानी आएगी, फिर ये ट्रेड करेंगे, सेकेंडरी मार्केट में जाएंगे। अभी आई एम ओनली ऑन द प्राइमरी मार्केट इश्यू ऑफ बॉन्ड्स। बेटे A to Z बताऊंगा, आप बस मेरी बात को ध्यान से सुनते जाएं, फेस वैल्यू और पार वैल्यू। अब है क्या कि बेटे अगर हमें फेस वैल्यू और पार वैल्यू नहीं दी होती ना, तो जनरली इंडिया में तो हम $100 ले लेते हैं, अमेरिका में $100 और $1000 ले लेते हैं। जनरली हम देखते हैं कि $1000 ही ले लिया जाता है, तो कोई घबराना नहीं है। इफ कोका कोला बॉन्ड्स फेस वैल्यू इज नॉट गिवन, आई विल अज्यूम दैट दे आर $1000। फेस वैल्यू ऑफ वन बॉन्ड इज $1000। तो लिख लीजिए इट इज द प्रिंसिपल अमाउंट। जैसे आपने HDFC में बैंक डिपॉजिट किया, 1 लाख इंडियन रुपीज डिपॉजिट किए, या बैंक ऑफ अमेरिका में $1 लाख इन्वेस्ट किए। 1 लाख तो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, 1 लाख तो फेस वैल्यू हो गई, $1 लाख तो नॉमिनल वैल्यू हो गया। उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा फेस वैल्यू पे मिलेगा। तो अभी हम फेस वैल्यू की बात कर रहे हैं। इट इज अ प्रिंसिपल अमाउंट दैट विल बी रीपेड टू बॉन्ड होल्डर्स ऑन मैच्योरिटी बाय बोरोवर टू बॉन्ड होल्डर। इट इज द प्रिंसिपल अमाउंट। बेटे ये प्रिंसिपल अमाउंट है दैट विल बी रीपेड टू बॉन्ड होल्डर्स। मतलब कोका कोला जब मैच्योरिटी हो जाएगी उस दिन 10 इयर्स के बाद या 2 साल के बाद या जो भी मैच्योरिटी है, जो पैसे वापस करेगी बेटे वो फेस वैल्यू ही वापस करती है, प्रिंसिपल ही वापस करती है, नॉमिनल वैल्यू ही वापस करती है टू द बॉन्ड होल्डर्स। उसको बोलते हैं क्या? फेस वैल्यू। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने कहा ना, फेस वैल्यू को हम $100 या $1000 ले लेंगे, लिख लीजिए। चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट में आ गए, इंटरेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन बेटे लेक्चर 4 भी ना और लेक्चर 5 भी काफी सारा इसके ऊपर रिलेट कर रहा है, बिकॉज वी हैव टू डिस्कस टर्म स्ट्रक्चर्स, वी हैव टू डिस्कस यील्ड कर्व्स, वी हैव टू डिस्कस यील्ड कर्व थ्योरीज। वो सब कुछ इंटरेस्ट के ऊपर रिलेट करता है, तो इंटरेस्ट को समझना जरूरी है। तो नेक्स्ट फीचर लिखिए, इंटरेस्ट रेट भी कह सकते हैं, कूपन रेट भी कह सकते हैं। जैसे आपने बैंक में FD लिया तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? सबसे पहले तो आप यही पूछेंगे कि 365 डेज अगर हम इन्वेस्ट करें तो हाउ मच विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर बैंक वाला बोलेगा अगर आप 2 साल करते हैं तो आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। इट मीन्स समथिंग विच इज बीइंग पेड बाय द बोरोअर टू द लेंडर, borrower to the lender, the cash outflow from borrower's pocket, inflow to the investor pocket, that is named as interest and it is being paid on time duration, timely। बेटे आपने अमिताभ बच्चन की मूवीज देखी होंगी, मुनीम होता है और एक किसान होते हैं। बेटे जो सूत होता है, सूत, मुनीम जब किसानों को कर्ज देता है तो उसके ऊपर सूत लेता है, सूत is named as interest. Even in America we will say it as interest or coupon for the bearer bonds. We will see what I mean by bearer bonds. A regular cash flow. बेटा अब आप ये बताओ, कोका कोला रिटर्न में अपने इन्वेस्टर्स को कैश फ्लो कुछ दे रहा है, बिकॉज वो जो इन्वेस्टर है उसने पैसे सेव किए थे। अच्छा, उसने पैसे क्योंकि सेव किए थे तो वो चाहता तो उन पैसों से मूवीज जा सकता था, घूम सकता था गर्लफ्रेंड के साथ, वो चाहता तो घर का कोई सामान लेकर आ सकता था, उसका मन था कार खरीदने को, उसने अपनी कार की डिसीजन को डेफर कर दिया और वो पैसे आपको दे दिए, कोका कोला को इन्वेस्ट किए। तो कोका कोला एज अ कंपनसेशन
will give something to the investor, that is named as interest. You're getting my point? देखो किस तरह से लॉजिक से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है. तो लिखें a regular cash flow that borrower has to pay back to the lender. It is normally specified as, ये इंपॉर्टेंट है बेटा. वो कहता है जी इट इज नॉर्मली स्पेसिफाइड एज अ परसेंटेज ऑफ पार और फेस वैल्यू. बेटा ये परसेंटेज में दी जाती है 5%, 8%, 10%, 12%, any rate. I'm not telling that these will be the rates, but the point is it is being given in percentage. तो मैंने बड़ा प्यारा सा एक फोटो बनाया है कोका कोला का. एक बच्चा कहता है आपने तो कोका कोला को पकड़ लिया, आप छोड़ ही नहीं रहे. नहीं बेटे, पूरी फाइनेंशियल डिसीजनों में मैं कोका कोला को पकड़ के रखूंगा. कोका कोला ने अपने बॉन्ड होल्डर्स को इंटरेस्ट पे कर रहा है टाइमली. नो, इट कैन बी एनुअली. इंटरेस्ट जो है 1 साल के बाद भी दिया जा सकता है एज पर द एग्रीमेंट, आफ्टर 6 months, आफ्टर 3 months, आफ्टर 1 month, आफ्टर 1 week, इट डिपेंड्स. तो मैंने इसलिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कूपन और इंटरेस्ट अमाउंट निकालना हो. तो बेटे ये तो सिंपल इंटरेस्ट की बात है ना. आप ये बताओ, जब आप 3rd या 4th क्लास में थे तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते थे? अगर मैं आपको प्रिंसिपल का अमाउंट दे दूं और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दूं तो आप प्रिंसिपल को रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करते थे, गुणा करते थे. बोलो ना, बोलो ना. तो इंटरेस्ट अमाउंट इन एब्सोल्यूट डॉलर्स. बेटा अगर आपको एब्सोल्यूट डॉलर्स में निकालना है तो पार वैल्यू मैंने कहा जी $1000 लेंगे. कूपन रेट मान लेते हैं 10% है. तो बेटे $100 इज द एब्सोल्यूट डॉलर्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. सिंपल है, मुश्किल नहीं है. फिर मैंने लिखा जी कूपन इंटरेस्ट कैन बी फिक्स्ड और फ्लोटिंग. फिक्स भी हो सकता है कि भाई हम 10% ही देंगे जब तक मेच्योरिटी नहीं होती. फ्लोटिंग भी हो सकता है ऑन लाइबर, ऑन माइबर हम एक बेंचमार्क दे देंगे, उसके ऊपर प्लस माइनस समथिंग करेंगे. ठीक है जी. कूपन इंटरेस्ट और फ्रीक्वेंसी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. हॉक में गिवन है, ग्लैमर वाले में गिवन नहीं है. कूपन की फ्रीक्वेंसी कैन बी एनुअल. इट मींस हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स इशूअर विल गिव कूपन, विल गिव इंटरेस्ट to the investor. It can be annual, it can be semi-annual, it can be quarter, it can be monthly. लिख लीजिए बेटा. अब जीरो कूपन बॉन्ड्स वैसे मैंने अलग से कराना है. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर देयर. वैसे बता रहा हूं जीरो कूपन बॉन्ड्स में इंटरेस्ट या कूपन होता ही नहीं है, इसलिए उनको प्योर डिस्काउंट सिक्योरिटीज बोलते हैं. We have to see in the next lecture that what I mean by different types of bonds. उसको डिस्कस करेंगे. वैसे ही मैंने क्योंकि कूपन की बात चल रही थी तो मैंने ऐसे एक फुर्री छोड़ दी. That write down for zero coupon bond also, because at this moment you will better understand that what is the difference between zero coupon bond. In case of zero coupon bond there is no interest. We don't give any interest. Okay. लिख लो भैया, जीरो कूपन बॉन्ड लिख लो. In case of zero coupon bonds, no interest or coupon is being paid by issuer to borrower. Issuer to lender. Issuer और borrower तो एक ही होगा ना बेटा. By issuer to bond holder, hence also named as pure discount securities.